लग्नेश पूरी पावर ऑफ द कुंडली है, चीफ ऑफ द कुंडली समझ लीजिए। तो महादशा को तो आप एक अनुभव में रख लीजिए कि ग्रह अच्छा है या बुरा है, उसके आधार पर आप थोड़ी बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मेन उसके जीवन में जो लाभ हानि की स्थिति उत्पन्न करेगा वो है अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। मंगल का, सूर्य का जो रोल है जीवन में ना, ये बहुत जल्दी फास्ट अपना काम करते हैं, जो करना होगा वो कर देंगे। लेकिन शनि गोपनीयता और बरतता है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेता है न्याय करने। आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है कि मैक्सिमम काम तो प्रकृति कर रही है, बिल्कुल एकदम केमिस्ट के दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, दवा की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉस्मिक नेविगेटर्स में। हम सभी जानते हैं पहला सुख निरोगी काया, यानी स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बीमारियां अनचाहे मेहमान की तरह कभी भी आ जाती हैं और हम केवल सिम्टम्स को ट्रीट करते रहते हैं और उसके रूट कॉज को समझ ही नहीं पाते। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्यों आपके शरीर के कुछ विशेष अंग ही बार बार प्रभावित होते हैं? जैसे यदि आपको आंख की समस्या है तो आंख की समस्या ही रिपीटेड क्यों होती है, या अगर आपके गले में कोई समस्या है तो गले की समस्या क्यों रिपीट होती है। शरीर के कुछ विशेष अंग ज्यादा प्रभावित रहते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है। और हम सब ये नहीं समझ पाते कि बीमारी हमारे शरीर के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से को किसी पर्टिकुलर समय पर ही क्यों असर करती है। आज हम स्वास्थ्य को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के जरिए। बहुत सारे व्यक्ति ये जानते ही नहीं है कि चिकित्सा क्षेत्र में भी ज्योतिष ने बहुत ही योगदान किया है, बहुत बड़ा योगदान किया है, और वो ज्योतिष को केवल एक फलादेश तक ही सीमित मान लेते हैं। जबकि चिकित्सा ज्योतिष एक ऐसी ब्रांच है ज्योतिष की जो न सिर्फ बीमारी का होने से पहले पता लगा सकती है, बल्कि उसके निदान का, उसका समाधान भी प्रदान कर सकती है। आज जो हमारे मेहमान हैं आचार्य श्री प्रदीप पाठक जी, वो न सिर्फ चिकित्सा ज्योतिष में बल्कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी एक जाना माना नाम है। बहुत सारे जातकों को इन्होंने सहायता प्रदान की है अपने चिकित्सा ज्योतिष के ज्ञान के माध्यम से और अपने आयुर्वेद के ज्ञान के माध्यम से। तो बड़ा हमारा सौभाग्य है कि पाठक जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कॉस्मिक नेविगेटर्स में। धन्यवाद आपका। आचार्य जी, सबसे पहले ये बताइए कि चिकित्सा ज्योतिष सामान्य ज्योतिष से किस प्रकार अलग है? क्या इसके रूल्स कुछ अलग रहते हैं, या एक ये मिला जुला डोमेन है, या ये सामान्य ज्योतिष का ही एक पार्ट है? ये प्रश्न तो बहुत ही सराहनीय है आपके। सामान्य ज्योतिष में जो समाज में अभी चल रहा है कि वो मैक्सिमम सोचते हैं कि हमारे बारे में कुछ बता दिया जाए, कुछ प्रेडिक्ट कर दे पंडित जी या आचार्य जी एस्ट्रोलॉजर। अपने कुछ समस्याएं लेकर आते हैं, उस पर उन्होंने चर्चा किया, उसके बाद वो चले जाते हैं, ये तीसरी हो जाती है। ज्योतिष केवल इतना ही नहीं है, बहुत ही अगर डीप हम जाएंगे, सोचेंगे ज्योतिष के ऋषियों की दृष्टि क्या थी। बहुत प्राचीन ऋषि परंपरा रही हमारे ज्योतिषियों की। उन्होंने देखा कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमें कर्म को समझना पड़ेगा। एक तो प्रारब्ध कर्म, दूसरा संचित कर्म, तीसरा कर्म होता है क्रियमाण, जो अभी हम कर रहे हैं, जो हमने करके इकट्ठा किया है, और जो हमने पूर्व जन्म में किसी भी योनि में जन्म लिया उसका नाम है प्रारब्ध। तो तीनों को देखने की तरीका क्या है, तीनों को हम जानेंगे कैसे? तो ऐसा माइक्रोसॉफ्ट जो मेडिकल डिपार्टमेंट में वो तो अभी शुरू हुआ ना, तो ऋषियों ने इस तरह से ध्यान समाधि के, योग समाधि के माध्यम से दृष्टिगोचर किया कि ग्रहों का, नक्षत्रों का बहुत बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में। पूरे रग रग में, रोम रोम में, हर नाड़ी में, हर धमनियों में, पूरे रक्त संचार से संबंधित, आंखों से हमारे जितने लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, हार्ट और भी जितने भी बीमारियां हैं, उन सबसे संबंधित 9 ग्रह संबंध रखते हैं। उन्हीं 9 ग्रह के आधार पर हमारा लाभ, हानि, जीवन, मृत्यु, इस प्रकार से सफलता, विफलता, किसी कार्य में विलंब होना। तो सामान्य ज्योतिष में हम सिर्फ फलादेश कर करके इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे
तो वहां पर एक बौद्धिक स्तर की विज्ञान सामने आता है। मान लीजिए किसी को रक्त से संबंधित विकृति है जीवन में, तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं मंगल एक्टिव होगा। मंगल ग्रह को हमारे यहाँ कहा जाता है फायर, अग्नि, और वही ब्लड में ऊर्जा देता है, हाई लेवल की एनर्जी क्रिएट करता है। अगर वो अशुभ घर का मालिक है, जैसे 6वें घर है, 8वें घर है, तो इन ग्रहों को इन घर में होना, 6th भाव में या 8th भाव में हो, तो वहां पर रोग और मृत्यु से संबंधित मंगल नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार से सभी ग्रहों की अपनी अपनी भूमिका है। तो सामान्य ज्योतिष तक अभी तक जो समाज में चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को, समाज को एक बार पुनः इधर आगमन करना चाहिए कि हम ज्योतिष के माध्यम से अपने बीमारी को ठीक से समझें। और 2 विधा है जानने की, एक तो ज्योतिष के माध्यम से, दूसरी जो विधा है जो ऋषियों ने योग समाधि के बल पर देख लेते थे कि आने वाली समस्या क्या है। ये सामान्य और मेडिकल से रिलेटेड ज्योतिष को हम अगर आगे बढ़ाते हैं समाज में, लेकिन समाज को भी तो उतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वो तो केवल अपनी सफलता के लिए आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास कि मुझे कुछ फलादेश कर दीजिए, मेरे को विवाह नहीं हो रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी नौकरी नहीं हो रही है, इसी में हम सीमित रह जाते हैं। लेकिन ऋषियों की जो परंपरा रही, ऋषियों की जो दूरदृष्टि थी, वो ये थे कि आने वाली हमारे जो जनरेशन है, जो समाज है, उनकी हर समस्या का समाधान ज्योतिषीय माध्यम से किया जाए। आचार्य जी, क्या हम चिकित्सा ज्योतिष से सिर्फ बीमारी का पता लगा सकते हैं या इसका समाधान भी चिकित्सा ज्योतिष हमें प्रदान कर सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जहां समस्या है कुंडली में, वही उसका निदान भी है। ठीक है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति जीवन में असफल हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो 3-4 पैरामीटर हैं कुंडली के। एक तो उनकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्नेश पूरी पावर ऑफ द कुंडली है जी। चीफ ऑफ द कुंडली समझ लीजिए। लग्नेश मान लीजिए किसी व्यक्ति की वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न नंबर 8 का स्वामी मंगल। मंगल किस राशि पर उच्च का होता है? मकर राशि पर। और नीच कहाँ होता है? कर्क राशि पर। अगर लग्नेश उसका मंगल है वृश्चिक राशि में, और वो मंगल यदि उच्च है, तो उसको किसी भी तरह से रक्त से संबंधित तो विकार उत्पन्न नहीं होना है। बहुत पावरफुल, एनर्जेटिक रहेगा, वो साहसी रहेगा, पराक्रमी रहेगा। लेकिन वही मंगल यदि कर्क राशि में स्थित हो जाए, कहाँ कर्क राशि आएगा? नीच का हो गया वो, नीच का हो गया, तो 4 नंबर कहाँ आएगा? 9वें भाव में। 9वें भाव में कर्क राशि है, वहां यदि मंगल बैठ गया तो उसकी न जाने कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नीच का मंगल भाग्य को भी दबाएगा, क्योंकि भाग्य में नीच का हो गया। अब चलिए, अब मेष राशि कहाँ है? मेष राशि। मेष का भी स्वामी मंगल है, मेष का भी स्वामी मंगल हो गया, तो वो 2 राशियों का स्वामी मंगल हुआ, तो दोनों के राशियों से नीच से संबंध रख लिया मंगल। तो अब मेष राशि कहाँ स्थित है? 6वें भाव। हाँ, अगर 8 में है तो फिर वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो मेष राशि हो गया 6वें भाव में। बीमारियों का उसका पूरा समझिए कि फैक्ट्री हो जाएगी जी उसके लाइफ में, और ब्लड से रिलेटेड, दुर्घटना से रिलेटेड, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां जो रक्त विकृति देता है मंगल, और उसके मन में निराशापन ज्यादा रहेगा। ये मंगल से संबंधित। इसी प्रकार से सभी ग्रहों का अपना अपना व्यक्तित्व है। हम अगर बीमारी से संबंधित सभी का प्रेडिक्ट करें, फिर हम दशा देखेंगे कि मंगल की दशा है या नहीं। मंगल की दशा में ज्यादा असर करेगा, क्योंकि उसकी उस समय सत्ता है। तो कुंडली में क्या है? 3 दशाएं होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। और भौतिक जो संसार है, इसमें भी 3 सत्ता है। एक है पीएमओ ऑफिस, एक है सीएमओ ऑफिस, और एक है डीसी ऑफिस। तो महादशा क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। कार्य तो वहां से होगा, लेकिन बहुत लंबा काम करना पड़ेगा वहां से ऑर्डर आते आते। तो स्टेट में, हम हरियाणा स्टेट में है यदि, तो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर ज्यादा क्लोज होगा हरियाणा वासियों के लिए। बल्कि दिल्ली से सरकार कुछ अगर प्रेडिक्ट करती है तो बहुत टाइम लगेगा। उसमें भी अगर पंचकुला वासियों को लाभ उठाना है
मेयर को ढूंढे तो उस डीसी ऑफिस से ज्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। तो महादशा यदि किसी ग्रह का है, महादशा के अंतर्गत यदि अंतरदशा है, फिर अंतरदशा के बाद कुछ 3 महीना 4 महीना 2 महीने के लिए प्रत्यंतर दशा आती है। तो महादशा को तो आप एक अनुभव में रख लीजिए कि ग्रह अच्छा है या बुरा है, उसके आधार पर आप थोड़ी बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मेन उसके जीवन में जो लाभ हानि की स्थिति उत्पन्न करेगा वो है अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव है, उसके पास बिल्कुल लोकल बॉडी हो गया। इस तरह से हम ग्रहों के आधार पर उच्च है कि नीचे है, स्वगृही है, परगृही है, शत्रुगृही है, इस पर दृष्टि उसकी कहाँ है। अभी नक्षत्र भी जान सकते हैं कि किस नक्षत्र का जातक है तो हमारे घुटने से नीचे की प्रॉब्लम देगा, हमारे स्टमक में प्रॉब्लम आएगा, हार्ट से प्रॉब्लम आएंगे, या कंठ से लंग्स के बीच की प्रॉब्लम आएगी। इस प्रकार से सभी नक्षत्रों के आधार पर, उच्च नीच ग्रहों के आधार पर, और किस घर में कौन से ग्रह बैठा है, किनके साथ बैठा है, इस आधार पर प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग मेडिकल से रिलेटेड। और इसका निदान, आपने प्रश्न किया था निदान भी, तो मैं दर्शकों को बता दूं इसमें निदान भी उपस्थित है और मैं और आप नहीं बनाए हैं। जिन ऋषियों में योग समाधि के माध्यम से, जिन ऋषियों की परंपराओं ने हमें जो ज्ञान दिया, शास्त्रों का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, साहित्य, अलंकार, तर्क, दर्शन शास्त्रों का, इस प्रकार से हम उससे क्या हो गए, दूर चले गए। नहीं तो सभी समाधान उसी में है जी। अब सूर्य से संबंधित किसी को आंखों से प्रॉब्लम है तो सूर्य भगवान क्या है, ज्योति देने वाले हैं, प्रकाश करने वाले हैं। सूर्य आत्मा जगत तस्थगश्च, वेद में कहा गया है कि सूर्य सभी के पिता है, आत्मकारक भी है, आत्मकारक है। और यदि वो स्थिति उसकी ठीक नहीं है तो हम सूर्य भगवान की उपासना करें, नेत्र विकार उत्पन्न नहीं होगा। और उनके लिए जो मंत्र बताए गए हैं, जो ऋषियों ने मंत्र दिया है, ओम घृणी सूर्याय नमः, वैदिक मंत्र, आकृषेण रजसा वर्तमानो निवेशन अमृतम मृत्यंच हिरण्येन सविता रथेना देव जाति भुवनानि पश्यन्ना, इस प्रकार से वैदिक मंत्र है। या नाम मात्र कर लीजिए, ओम सूर्याय नमः। हम तीनों मंत्रों का भी जप करके अपने जीवन में सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करके नेत्र विकार से बच सकते हैं। अगर नेत्रों में कोई हमारे विकार है तो उनको जल अर्घ्य दे सकते हैं, रोली उसमें डाल करके, मीठा डाल के, चावल अक्षत मिक्स करके उसको हम दे सकते हैं भगवान सूर्य उदय से पूर्व। भगवान सूर्य के निमित्त उनकी जो ऋषियों ने परंपराओं में जो लिखा हुआ है ज्योतिष में कि उनके निमित्त तांबे का लोटा है, घी का दान है ना, कनक है, जो भी उससे संबंधित जो रिलेट करता है वो हम दान देते हैं। तो दान की परंपरा बहुत उत्कृष्ट मानी गई है। अगर हम अपने हाथों से स्पर्श करते हैं तो हमारे शरीर में जो एनर्जी, जो ऊर्जा है नकारात्मक, जो ग्रहों का दुष्प्रभाव है, तो उस वस्तु में आ जाता है, उस कनक में, दाल में, चावल में, लोटे में, जो कुछ भी आप दान यथाशक्ति भक्ति दे। तो जब हम संकल्प करके किसी उच्च कोटि के आचार्य ब्राह्मण को दान करते हैं तो वह पाप ग्रहण कर लेता है उस समय आचार्य ब्राह्मण। मंद कर्म भी कहा गया है, तो जो उच्च कोटि के संत साधु महात्मा वो दान तो लेते नहीं है जी, क्योंकि उसका उधर उसका पूरी कुंडली का दुष्प्रभाव और पाप ग्रहों का जो बल है वो तो आचार्य के ऊपर, पंडित के ऊपर ही जाएगा जी जी। तो वो लेते तो हैं, लेकिन उसके लिए वह आचार्य, पंडित, ब्राह्मण जो तपस्वी हैं वो संध्या गायत्री सुबह, मध्याह्न, सायंकाल करते हैं। तो संध्या गायत्री करने वाले ब्राह्मण यदि है तो वो दान लेके पचा सकता है। और एक उदाहरण आपको बता दूं, वशिष्ठ जी, रामचंद्र भगवान के जो गुरु जी थे, जब दशरथ जी ने उस समय कहा था कि हमारे यहाँ उपरोहित बने, ब्रह्मा जी ने भेजा, कहा कि मैं नहीं ये कार्य करूंगा। पंडित का कार्य, कर्म कांड का कार्य, दान लेना, पूजा कराना आदि से हम नहीं इससे संबंध रखेंगे। बहुत मंद कर्म है यह, बहुत निंदनीय कर्म है। समाज में कई बार उस आचार्य को, उस पंडित को, विद्वान ब्राह्मण को अपमानित भी होना पड़ता है दान देने के कारण। जिसको कुछ नहीं बोलना वो भी बोल पड़ते हैं। पंडित जी 9 बजे का टाइम था, आप लेट कर दिए 15 मिनट, अरे भाई आपकी नौकरी तो कर नहीं रहा है। तो ऐसे जो विद्वान पुरुष हैं उनके साथ हमारी शालीनता के साथ व्यवहार होना चाहिए। वो हमारे कार्य की सहायता के लिए आ रहा है, आपके कार्य की सिद्धि में वह एक भूमिका अदा कर रहा है, क्योंकि उसका वो विशेषज्ञ है।
आपके घर आया, हवन कराएगा, आपकी ज्योतिष के कुंडली के माध्यम से आपका फलादेश किया, कुछ दान करवाया, संकल्प लिया, 1 घंटा 2 घंटा समय अपना एनर्जी एक्सचेंज तो करना पड़ेगा। हमने आपके लिए कुछ किया, आप भी करेंगे। ये परंपरा है, परस्परम भावयन्तः। भगवान कृष्ण ने यही कहा था गीता में अर्जुन को कि एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते रहे, जीवन आपके आगे बढ़ती चलेगी। तो वशिष्ठ जी तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन पुनः ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस घर में तुम पुरोहित का कर्म करोगे वहां भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तुम्हें। तब जाकर वशिष्ठ मुनि ने स्वीकार किया दशरथ के घर में उपरोहित का कर्म। तो है, बहुत सारे पाप ग्रहण करना पड़ता है जी पंडितों को। उसके लिए पचाना पड़ेगा तो गायत्री संध्या, सूर्योदय से पूर्व जागरण हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे समाज में। जो पंडित हैं अगर ऐसा नहीं करते हैं, किसी से 10 रुपया 20 रुपया अनाज वस्त्र धन आदि का दान लेते हैं, तो हम उसका पाप ही ग्रहण कर रहे हैं। और उस पाप को कौन कटाएगा? तो रिजर्व बैंक की तरह इतनी पावरफुल बनो कि छोटे छोटे बैंकों के प्रॉब्लम को आप समस्या का समाधान करने के काबिल हो। जब रिजर्व बैंक ही डूब जाएगी तो छोटे मोटे बैंकों का क्या हाल होगा? तो ब्राह्मण जो है, आचार्य जो है, पंडित है, वो अपनी गायत्री संध्या करके अपनी तेज को, ओज को, बल को, वीर को अपनी साधना के उच्च स्तर पर लेके जाता है। किसी भी जजमान का, किसी भी समाज में उसका लक्ष्य यही होता है कि इनका कल्याण हो, ग्रह इनके अनुकूल हो जाए, इनके फेवर में ग्रह हो जाए। और इसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो ये निदान है जी। इसके यज्ञ करा सकते हैं, विशेष करके आप सूर्य की हवन कर सकते हैं। 108 सूर्य के नाम से यज्ञ करके अपने को तेजस्वी बन सकते हैं, यश कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं समाज में। जैसे सूर्य सुबह निकलते ही पूरी जगत को अंधेरा से दूर कर देता है, इस प्रकार से भगवान सूर्य की उपासना करके यश कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। जिसको प्रसिद्धि चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए, सब कुछ करे तब तो मंगल है, ऊर्जा देने वाला है। जितने आर्मी में हमारे सेना है, कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर, ऐसे बड़े बड़े जो लेफ्टिनेंट, जो भी ऑफिसर हैं, सब मंगल वाले ग्रह हैं सब, नहीं तो लड़ ही नहीं सकते। तो सभी ग्रहों का अपना प्रभाव स्वभाव है। उसी आधार पर हम यज्ञ भी कर सकते हैं, मंत्र का प्रयोग करके जीवन में उसका निदान कर सकते हैं। उससे रिलेट कोई भी दान वस्तु है, उसको दान करके हम उसको शांत कर सकते हैं। हम सभी प्रकार के निदान कर सकते हैं। जैसे अभी आपने 1-2 रेमेडीज तो आपने बता ही दी। जैसे एक तो मंत्र वाली बताई। मंत्र में कई लोगों से जैसे मिलता हूँ, वो कहते हैं कि मंत्र करना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे आप कहा कि इतने मंत्र आपको करने हैं, तो मंत्र आज की डेट में बड़ा मुश्किल लगता है किसी को कि इतनी पेशेंस से आप मंत्र करें, लगातार करें। तो अधिकतर लोग क्या है, वो सोचते हैं कि कुछ जल्दी वाला रेमेडी हो जाए, जैसे कोई जेम स्टोन पहनाया, नग पहनाया, उससे जल्दी हो जाए। तो आपके अनुसार कौन सा जो उपाय है वो बेहतर है? कि आप मंत्र बेटर आपको लगता है या नग पहन ले वो बेटर लगता है? तो किस तरह की चीज प्रेफर आप करते हैं? देखिए, शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का जो सिद्धांत है, मानव समाज का जो सिद्धांत है, वह धैर्य पर आधारित है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सीधी बात एक ही बोलते हैं सुखदेव जी, धत्ते धैर्यम। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, धीरज धरहूं करहूं, आप धीरज रखो। आप कोई भी गीता शास्त्र उठाइए, भागवत पुराण उठाइए, रामचरितमानस उठाइए, वाल्मीकि रामायण उठाइए, सब में एक बात स्पेशली कहे हैं ऋषियों ने, धैर्य रखना चाहिए। अब जो आपने प्रश्न किया ना, एकदम ये इस समय के जो संदर्भ चल रहा है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, एकदम बिल्कुल सार्थक है कि लोग बहुत जल्दी में है। वो मंत्र बोला, इतना मंत्र। अरे भाई साहब, हमने बीटेक करना है, एमटेक करना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, जज बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनने में 22 साल लगाते हैं ना, करते हैं ना। हम सदगुरुओं के पास जाकर के, जो संस्कृत के विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, हम अगर 10 मिनट जा करके हम 1 हफ्ते लगा दें तो किसी भी मंत्र का उच्चारण वह आचार्य आपको बहुत इजी तरीके से करा देगा। और ये जो कहते हैं कि बहुत कठिन है, उससे से भी कठिन चीज उन्होंने कर चुके हैं। फाइटर विमान चल रही है, चलाई जा रही है ना, समुद्र के नीचे जहाज चल रही है। ऐसे ऐसे कैमरे मोबाइल में आ गए हैं कि यहाँ बैठे वीडियो कॉलिंग करके कौन किया है? मानव समाज किया है। और जिन लोगों ने संस्कृत अध्ययन किया, वो भी तो, उनको भी तो उस समय नहीं आया करता था। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी तो फर्स्ट शुरुआत किए होंगे ना कहीं किसी गुरुओं के चरणों में बैठ के। गुरु शिष्य की परंपरा रही है। तो ये समाज, सभी दर्शकों को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा
इस तरह के बहाने न बनाए कि क्लिष्ट शब्द है। आप कहीं भी किसी आचार्य से मिले, आप बातचीत करें, इससे संस्कृत को प्रोत्साहन मिलेगा, संस्कृत को बढ़ावा भी मिलेगा। संस्कृत के प्रति जब हम रुचि रखेंगे तो हमारे शरीर में जितने भी ग्रहों का दुष्प्रभाव है ऑटोमेटिक हम निदान करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतनी जबरदस्त ये विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान। और हम क्या घूम रहे हैं केमिस्ट के दुकान पर, हम दवा भर भर के खाते हैं। इजी है, बहुत इजी है। आचार्य जी, क्या कुंडली में कोई विशेष योग या दशाएं होती हैं जो हमें ये संकेत देती हैं कि कौन सी बीमारी जातक को हो सकती है या बीमारी के लक्षण क्या हो सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल। बीमारी के लिए जो ग्रह बताए गए हैं वो सूर्य है, मंगल है, शनि है। तो शनि का जो स्वभाव है, शनि गच्छति शनिश्चरः, जो धीरे धीरे चलता है। बाकी देवगुरु बृहस्पति, बुध ग्रह, चंद्रमा एंड शुक्र, इनकी अपनी अलग व्यक्तित्व है। ये बीमारी के साथ साथ और भी चीज प्रदान करते हैं। लेकिन सूर्य पापी ग्रह है, मंगल क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह भी है, और शनि भी पापी ग्रह है। इन तीनों के यदि हमारे कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है तो अब जा करके हमारे जीवन में बहुत गंभीर बीमारियां उत्पन्न करते हैं। जैसे शनि का लंबी आयु तो दे देगा अष्टम भाव में, यदि 8वें घर में शनि बैठा है, क्योंकि 8वां घर उसका अपना है, मृत्यु का कारक भी है, रोग एक्सीडेंट आदि से भी दुर्घटनाग्रस्त भी। लेकिन मंगल यदि नहीं है वहां तो शनि बीमारी तो देगा लेकिन वो सिम्टम बाहर नहीं आएगा। शनि गुप्त है ना, वो चुपचाप रखा रहेगा अपने पास, बीमारी इंटरनल चलती रहेगी। जैसे मंगल की दशा आएगा या सूर्य की दशा आया आफ्टर शनि, वो सामने आ जाएगी, सामने दिख जाएगा। उसका इलाज चाहे वो मेडिकल ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, शल्य चिकित्सा हो, या वो आप ज्योतिषी के माध्यम से कुछ करते हैं, कई प्रकार के। लेकिन वो सामने तभी आएगा जब ये ग्रह आते हैं, वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मंगल का, सूर्य का जो रोल है जीवन में ना, ये बहुत जल्दी फास्ट अपना काम करते हैं, जो करना होगा वो कर देंगे। लेकिन शनि गोपनीयता बरतता है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेता है न्याय करने में, स्लो चलता है। तो शनि की प्रेडिक्ट करते समय हम 3 ग्रहों को ध्यान रखें कि शनि के साथ किसी भी और ग्रहों का क्या संबंध है, ठीक है ना। 6ठे घर, 8वें घर और 12वें घर, अगर इन घरों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पापी ग्रह है तो बीमारी तो देगी। और हमारे लग्नेश, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में यदि सौम्य ग्रह है तो वो संभाल लेते हैं हमारे जीवन को। यदि त्रिकोण का मतलब 5वां घर और 9वां घर, इसमें यदि कोई शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, जैसे देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा, ये 4 ग्रह को सौम्य ग्रह कहते हैं, जो बहुत ज्यादा आपके ऊपर अटैकिंग मूड में नहीं रहते हैं। वो सामान्यतया जीवनचर्या आपकी चलती रहती है। अध्यात्म अगर गुरु की दशा है तो अध्यात्म की तरफ जाएंगे, चंद्रमा की दशा है तो आप बहुत रचनात्मक कार्य करेंगे, शुक्र की दशा है, शुक्र की स्थिति इन चारों में है, तब आप लग्जरी को प्राप्त करेंगे। तो स्थिति पर ज्योतिषीय अपने फलादेश करते हैं। बुध है यदि तो बौद्धिक स्तर आपका बहुत स्ट्रांग रखेगा। आप पत्रकारिता है, बहुत अच्छे किसी चीज को डीप अध्ययन कर सकते हैं, लिखने के भी कर सकते हैं, टीचिंग लाइन, प्रोफेसर का, राइटर, एज ए लेखक, और आप एक अच्छी स्पीकर भी बन सकते हैं। बुध वाणी का स्वामी है। यदि बुध कहीं कमजोर है तो फिर आपको सावधानी में रख करके बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी से ही आपको दुश्मन तैयार होंगे। आप यूं समझ लो कि आप परमाणु बम रखे हो अपने जीवा पर, तो बड़ी सावधानी रखना चाहिए। तो हम इससे कैसे लाभ लेंगे? तो जातक सामने आता है, अगर हम देखते हैं उसके कुंडली में कि आपकी दशा बुध की चल रही है, बुध आपके अशुभ अवस्था में है, बुध आपकी कमजोर है, तो उनको हम यही चेतावनी देंगे कि आप बोलते समय सावधानी बरतें। ऑफिस में, जॉब के प्लेस पर, या घर में माता पिता के वार्तालाप करते समय, दोस्त फ्रेंड मित्रों के बीच में यदि कोई संवाद स्थापित करना है, ऐसी परिस्थिति में आप बोलते समय सावधानी बरतें।
अन्यथा बुध आपके विकार उत्पन्न करेगा, कोई ऐसे शब्दावली प्रयोग कर दोगे बाद में वो आपके लिए घातक हो जाएगा, तो वही दुश्मन बना देगा बोलते समय। तो बुध के हम इस तरह से उनको चेतावनी। कुछ ऐसी प्रवृत्ति राहु भी देता है, वो भी एकदम सडननेस में कुछ भी बुलवा देता है, वो तो ब्लॉक कर देता है जी। राहु को हमारे यहाँ ग्रह ही नहीं मानते हैं जी, छाया ग्रह है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। 7 ग्रह तो हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत बांटा जा रहा था, उसी समय वो दोनों राक्षस, एक राक्षस आकर के अमृत पीने के लिए प्रयास किया, पी लिया। तो चंद्रमा और सूर्य ने क्या किया, जाकर के भगवान को बता दिया कि प्रभु ये तो राक्षस है। भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र निकालते हैं और गर्दन अलग कर देते हैं। तब तक वो अमृत अंदर पी चुका था। तो वही राहु बन गया ये गले को, और पीछे जो धड़ था वह केतु हो गया। लेकिन है तो राक्षसी प्रवृत्ति। ये क्या करते हैं, हमारे जीवन में यदि आ जाए कहीं ऐसी स्थिति बना दे राहु केतु, तो ये खुद परेशान करते हैं। आपको किसी निर्णय की स्थिति में नहीं जाने देंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे, फैसला नहीं ले पाएंगे, कंफ्यूजन रखेंगे। आप बलवान भी हैं, आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, समाज में आपका नाम है, यश कीर्ति है, एजुकेटेड पर्सन भी है, बट कहीं ना कहीं आप निर्णय लेने में डर जाएंगे। भाई निर्णय का छोड़ो यार, जैसा वैसे चल रहा है। राहु कंफ्यूज करता है, विजिबिलिटी कम कर देता है। जिससे गाड़ियों के आगे ठंडी के दिन में ओस पड़ते हैं ना, उसी तरह से बहुत दूर तक हम नहीं देख पाते हैं। तो राहु की भी यही स्थिति है। तो ग्रहों के आधार पर हम जन्म कुंडली का महत्व यही समाज को बता सकते हैं कि अपने कैरियर से संबंधित जिस अवस्था में आप हैं, यदि वैवाहिक काल में हैं तो संतान से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। यदि अविवाहित हैं, विवाह का अवस्था है, तो विवाह से संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। यदि एजुकेशन में है, स्टडी में है आप, तो अपने विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार के हम विषय को चयन करें और किस प्रकार के प्रोफेशन को अपनाया जाए मुझे, ताकि वो हमारे ग्रह हमारे लिए ताकतवर कौन है, हमारे लिए कमजोरी क्या है, हम किन बातों को ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, किन बातों को ज्यादा महत्व देते हैं, यह ज्योतिष के माध्यम से वो व्यक्ति को हम प्लेटफॉर्म दे देते हैं। अपना प्रोफेशन आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपको किस समय क्या करना है, उस दशा के आधार पर हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो बहुत सारे फायदे लिया जा सकता है। अच्छा, जैसे हम मेडिकल चिकित्सा ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो क्या हम इसको एक ऑल्टरनेट पद्धति में समझ सकते हैं, या हमें जैसे इंग्लिश मेडिसिन है उसको भी साथ में रखना चाहिए, इसको साथ लेके चलें, या पूरी तरह से हम इस पे डिपेंड कर सकते हैं कि हम चिकित्सा ज्योतिष से ही उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम केमिस्ट के दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, दवा की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हमारे समाज ने ऐसा बना दिया अपने लाइफ को, दिनचर्या पर बहुत सारे डिपेंड करता है। मैंने कहा जैसे कि प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। ज्योतिष यदि आपको सिद्धांत बता दिया कि आपकी आयु की कमी है, तो उस समय कोई भी दवा, औषधि, कोई भी यंत्र, तंत्र, मंत्र, यज्ञ काम नहीं आएंगे। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा है, जब तक्षक सांप से डसने की श्राप मिल गया था, किसको? राजा परीक्षित को। आप जानते होंगे राजा परीक्षित जी को तक्षक सर्प डसेगा आज के 7वें दिन। इस बात को जानकारी प्राप्त हुई कश्यप जी को। वह विश्व विज्ञान से परिचित थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ अच्छा काम करूंगा, वो काटेगा, परीक्षित जी के जीवन प्राण चला जाएगा, हम विश्व तुरंत वमन कर लेंगे और उनको जीवित कर देंगे, और मैं अपने नाम यश कीर्ति मेरी चारों दिशाओं में फैलेगी। तो उतने महान ऋषि ने उस ज्ञान को अपने पास किस लिए रखा था? क्योंकि समाज का हम काम कर सके, ज्योतिष के माध्यम से, चाहे योग के माध्यम से। तो तक्षक को पता चला कि ऋषि जी जा रहे हैं, वहां मैं भी जा रहा हूं, तो रूप धारण किया ब्राह्मण का वेश, और महाराज से पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ में आ रहा है, पता चला कि परीक्षित को काटने के लिए तक्षक सर्प आएगा आज के दिन, मैं जब वो काटेगा तो मैं उस विष को निकाल दूंगा, तो मुझे बहुत सारे धन मिलेंगे, राजा है, मेरा नाम यश कीर्ति फैलेगी चारों दिशाओं में।
तो तुरंत अपने छद में भेष को हटा करके कहा कि ठीक है, मैं एक हरे पेड़ को डसता हूं, आप करके दिखाइए, पता भी चल जाएगा आपकी विद्या का, विश्व विज्ञान कितना आपकी पहुंच है। तक्षक सर्प ने हरे पेड़ को डस दिया, सूख गया। फिर कश्यप मुनि ने उसको क्या किया कि अपने मंत्र से, अपने विश्व विज्ञान की शक्ति से उस विष को हटा दिया, फिर वो हरे हरे हो गए। तब उसको लगा कि ये बात गड़बड़ हो जाएगी, तो उसने हाथ जोड़ के बताया कि प्रभु, आपका विज्ञान, आपका योग समाधि को मैं नतमस्तक हूं, लेकिन उनकी आयु शेष एक दिन की आज ही की है, आपका विज्ञान काम नहीं करेगा। फिर उन्होंने अंतर ध्यान करके देखा कि राजा परीक्षित की इतना ही दिन की आयु है, फिर हम अपने गलत विज्ञान को क्यों अपने उपयोगिता प्रयोग करें, इसलिए उन्होंने वहीं से वापस चले गए। इसके कहानी का तात्पर्य है कि कोई भी विज्ञान हो, ज्योतिष का विज्ञान हो, मेडिकल से रिलेटेड विज्ञान हो, डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, तांत्रिक हो, यांत्रिक हो, है ना, वैदिक हो, ज्योतिषी हो, हम सभी एक समाज के अंग हैं और समाज में भरी हुई समस्याओं को समाधान करने के लिए अपने अपने विषयों का उचित प्रयोग करके समाज की समस्याओं का समाधान करें। लेकिन प्रकृति, ब्रह्मांड की शक्ति और ईश्वर की शक्ति, इन तीनों शक्ति के हम विरोध न करें। इसका विरोध क्या है? क्योंकि लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हम अपना कर्म जरूर करें, लेकिन परिणाम में आसक्ति न रखें कि मैंने ऐसा पूजा किया तो आपको ये फल होना ही चाहिए था। अगर ये परिणाम की आसक्ति मैंने ले लिया तो हमारा पूजा का जो लक्ष्य है वो असिद्ध हो जाएगा, वो सिद्ध नहीं होगा। इसलिए इन सभी चीजों का एक ही लक्ष्य है कि हम उचित समय पर इसे भी पता लगाएं कि उसकी आयु की गणना क्या है। इतने सारे घटनाएं घट रही हैं जिसमें हम आप कुछ नहीं कर रहे हैं। गुलाब के फूल हम खिलाते नहीं, पानी नदियों से झरने से गिर रहे, हम झराते नहीं। हार्ट अपना काम कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एक काले बाल को सफेद भी नहीं करते हैं हम। ऑक्सीजन नासिका के माध्यम से फेफड़े को जा रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है कि मैक्सिमम काम तो प्रकृति कर रही है। तो हम ईश्वर, ब्रह्मांड की शक्ति और प्रकृति के विरुद्ध काम न करें। यदि हम तीनों के विरुद्ध काम करेंगे तो हमारी कोई भी विद्या, कोई भी एजुकेशन भयावह स्थिति उत्पन्न करेगा, फिर समाज का विश्वास टूटेगा, फिर ईश्वर और हमारे में विरोधाभास होगा। तो हम निरंतर अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करें, तभी जाकर के हम लाभान्वित होंगे। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी प्रदान की। आपका बहुत धन्यवाद। तो आपका भी, आपके पास चर्चा हुई, बहुत अच्छा चर्चा हुआ। मैं आशा करता हूं कि आपके सभी दर्शक लाभान्वित हों और प्रेरणा मिले उन्हें समाज में अपने आप को ज्योतिष से संबंधित, मेडिकल से संबंधित जो भी चिकित्सा पद्धति है वह अपना कार्य करता रहे।